नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी आईएएस बाय मणिकांत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज विशेष प्रोग्राम के साथ विशेष विषय पर डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी यूपीएससी मेंस में आज जीएस पेपर थर्ड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, अभी तो पेपर में व्यस्त होंगे। लेकिन इस पेपर थर्ड में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है उस पे आज हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे कि इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न को हमको कैसे डील करना चाहिए था, इसका उत्तर कैसे होना चाहिए था। किसी भी विषय वस्तु के किसी भी क्वेश्चन के उत्तर को कई रूपों में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ बेसिक जो उसकी चीजें होती हैं वह तो कॉमन रहेंगी। प्रस्तुतिकरण में थोड़ा अंतर हो सकता है, सभी अपना स्टूडेंट का अलग अलग, लेकिन उस प्रश्न की डिमांड क्या है इस बात को हम समझेंगे। इसके अलावा हमारा पूरा प्रयास यह समझने का होगा क्या जो हम लोगों का पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसमें हम टॉपिक को टॉपिक से इंटरलिंक करते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से इंटरलिंक करते हैं, और हम दावा करते हैं कि यूपीएससी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए स्टूडेंट को और हम सभी को इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या उस पर इस बार का प्रश्न है कि नहीं, इस बात का भी परीक्षण हम अभी कुछ समय के अंदर करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यह पूरा सेशन जो विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं भाई, अभी तो उनकी व्यस्तता है भी, उनका कल भी पेपर होगा, फोर्थ पेपर वगैरह, फोर्थ आज भी चल रहा होगा, इसके अलावा भी उनके ऑप्शनल वगैरह भी चलते रहेंगे। लेकिन वह विद्यार्थी जिनको अभी अगले साल मेंस में अपीयर होना है या उसके अगले साल अपीयर होना है, या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि यूपीएससी की तैयारी करने के पहले यूपीएससी की स्ट्रेटजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमको ट्रेंड एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो काफी हार्ड वर्क करते हैं, लंबे समय तक समय देते हैं, उनका काफी समय भी लग जाता है और कई बार उनको असफलता मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा वजह होता है कि हम उस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं जो यूपीएससी की डिमांड होती है। तो इन प्रश्नों को के माध्यम से हम इसका सटीक उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें डिमांड किया गया था और क्या क्या इसमें उत्तर में बातें आनी ही चाहिए। साथ में यह भी देखेंगे कि इस विषय का किन विषय के साथ आपस में इंटरलिंक हो रहा है। वैसे हम जब पूरे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम किसी सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ते तो है, लेकिन अलग अलग समझते नहीं, क्योंकि ब्रेन तो हमारा सभी चीज को एक साथ देखता है, कई बार चीजों को इंटरलिंक करके देखता है, लेकिन उस पर हमको विश्वास होना चाहिए कि हमको कैसे किस सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट से जोड़ना है, या पढ़ते समय भी हम किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक को कहां से इंटरलिंक कर सकते हैं, इस बात को भी हमको ध्यान देना चाहिए। आइए हम देखते हैं इन पूरे प्रश्नों का। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा संख्या में इसको सभी लोग देखें, समझें। जिनको आगे के वर्षों में भी मेंस के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, उनके लिए तो निहायत ही यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होगा, क्योंकि यहां पर हम पूरी बात समझने वाले हैं कि प्रश्न की डिमांड क्या होगी। कई सारे हमारे विद्यार्थी जो हमसे यहां पर मुखर्जी नगर में भी स्टडी कर रहे हैं, द स्टडी आईएएस के अंदर भी, या इसके अलावा भी अन्य जगह पर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी संस्थान से जुड़े हैं, उन सबके लिए सेशन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये तो हम सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट के अंदर हम पूरी डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें रहनी चाहिए और किस पैटर्न को फॉलो करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसा कि पहले से ही है, लगभग हर साल का जो ट्रेंड है कि 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्री परीक्षा में इस बार भी था। इसके अलावा मेंस में डायरेक्टली अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 शब्दों के रहते हैं और 2 क्वेश्चन उसमें जो 250-250 शब्दों के होंगे। साथ में हम चूंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के भी सेशन को हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्ययन के द्वारा जो हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट के तमाम वह कॉन्सेप्ट है उनको भी समझ सकते हैं या उनका उपयोग वहां पर कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, पेपर थर्ड को इस तरह से बनाया है यूपीएससी ने कि सबका सबसे संबंध आपको दिखाई देगा।
अभी कई बार आप जब प्रश्न कर रहे होंगे इकोलॉजी एनवायरमेंट के भी, तो आपको वो प्रश्न कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे लगेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न कई बार इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ रहे होंगे। कई बार आप देखेंगे कि इकोनॉमी से सीधे तौर पर यह प्रश्न संबंधित दिखाई देंगे, उसके जब हम आर्थिक पहलुओं की बात कर रहे होंगे। इसका मतलब कई जगह पर यह विषय एक दूसरे से जुड़ रहा होगा और हमको अब इसी प्रकार से तैयारी को भी आगे बढ़ाना चाहिए कि हम एक विषय को दूसरे विषय से, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करके समझें और फिर लंबे समय तक एक तरह से जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है कंटेंट का, उससे भी हम बच सकते हैं और अपनी थिंकिंग को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे प्रश्न थिंकिंग बेस्ड हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न इसमें ऐसा आया है कि जो आप पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होंगे सब लोग, इसमें से ज्यादा प्रश्नों को आप पढ़े हैं। जैसे हम इसमें एक पहला प्रश्न देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। इसमें एक प्रश्न है कि जो करा कि 2 उदाहरण देकर समझाइए कि, यहां पर प्रश्न है कि 2 उदाहरण देकर समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता की है। कहा कि वो 2 उदाहरण देकर समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी ने, बायोटेक्नोलॉजी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता की है। इस प्रश्न को 150 शब्दों में लिखना था और ये 10 नंबर का प्रश्न था। अब ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न तो इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है कि ये प्रश्न बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन कहा कि प्रसंस्करण में कैसे सहायता की है। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी का महत्व एग्रीकल्चर में हमको देखना है, लेकिन किस रूप में देखना है, खास करके भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण के लिए। इसका मतलब हुआ यहां पे जो यह कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर के, अब चूंकि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर के विभिन्न रूपों में हम कर रहे हैं, चाहे वो जीएम क्रॉप बनाने के संदर्भ में उसका महत्व हम देख सकते हैं, या हम कहें कि बहुत सारा हम उसमें देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर बनाने में भी उसका उपयोग हम देख रहे हैं। तो ये इन विषयों पर न जाकर के यहां पे प्रश्न की जो डिमांड है वो कह रहा कि भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता की जाती है। मतलब वह फसलें जो बहुत तेजी से खराब हो जाती हैं, जिसके कारण से किसान को लाभ नहीं मिल पाता या कम लाभ मिल पाता है। खास करके फल और सब्जियों के संदर्भ में या डेयरी प्रोडक्ट में, जो हम कहें कि जो हमारा पशुपालन है, जहां पे दूध से बनी चीजें हैं, उनके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत कम होती है पकने से लेकर के और उनकी हार्वेस्टिंग के बीच में जो समय है, उसके बाद कुछ ही समय तक अगर हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं या बाजार में वह उचित दाम पर हम नहीं उसको बेच पाते हैं, तो किसान को इससे हानि हो जाती है। वैसे यह प्रश्न उसी तरफ भी, उस तरफ भी इंगित कर रहा है कि जहां पर हम यह बात समझना चाहते हैं कि भाई किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर हम क्या करना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लागत घटाना चाहते हैं। तो लागत घटा के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। अब उत्पादन बढ़ाने में जैसे अभी भी एक रिपोर्ट कहती है कि भाई वर्तमान में अगर देखा जाए तो फल और सब्जियों के संदर्भ में लगभग 20 से 30% हानि हो जाती है केवल उसके प्रोसेसिंग में, या हम कहें कि हार्वेस्टिंग से लेकर के बाजार तक पहुंचाने में ही 20-30% फसलें नष्ट हो जाती हैं या सब्जियां नष्ट हो जाती हैं, फल नष्ट हो जाते हैं। खास करके आप ये टमाटर जैसी प्रजाति देखें, कई सारी हरी सब्जियों को आप देखें तो लंबे समय तक वो टिक नहीं पाती हैं, जिसके कारण से जल्दी खराब हो जाने के कारण से उसका उचित मूल्य हमको नहीं मिल पाता है, किसान को नहीं मिल पाता है, जिससे किसान को आर्थिक लाभ नहीं मिलता है और वो किसान को वहां पे हानि होती है। इसका मतलब अगर किसान की आय हम बढ़ाना चाहते हैं, किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहा है। अब इसमें सिर्फ इस बात को फोकस कर रहा कि 2 उदाहरण देकर के, क्योंकि 150 शब्द का था, तो हमको प्रश्न के दायरे में रहना है, प्रश्न की डिमांड को ध्यान में रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है,
क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ बातें आप बता सकते हैं, इसीलिए इसने क्या कह दिया कि चूंकि 150 शब्द का था तो 2 ही उदाहरण से समझाना है। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने टमाटर का ही नाम लिया। अब टमाटर का नाम लिया तो यहां पर एक तकनीकी का जिक्र क्लासेज में भी हम बार बार करते रहते हैं। अब सभी हम अभी ऑफलाइन क्लासेज में तो हमने एडवांस बैच में सारी बात डिस्कस किया भी है, लेकिन वह सारे विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। वर्तमान में एक तकनीकी का हम प्रयोग कर रहे हैं जिनको जीन साइलेंसिंग तकनीक कहते हैं। क्या तकनीकी कहते हैं? जीन साइलेंसिंग तकनीकी। जीन साइलेंसिंग तकनीकी। हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फसल लंबे समय तक रह, उत्पाद जो उसका फसल का हो उसको लंबे समय तक हम रख पाए, क्योंकि वहां से खेत से निकालने तक, उसकी हार्वेस्टिंग करने से लेकर के बाजार तक पहुंचाने में एक समय की जरूरत पड़ती है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए समय होता है, जिसमें कई बार आप देखते होंगे कि अगर फसल बीच में खराब हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं मिल पाती। उत्पाद अगर बीच में खराब हो जाता है, चाहे वो कोई हरी सब्जी हो, कोई फल हो, खास करके केला के संदर्भ में आप देखेंगे, सेब के संदर्भ में देखेंगे कि सेब एक निश्चित समय पर ही उत्पादित होता है और एक अगर उसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, अगर हम उस पर तकनीकी का प्रयोग कर दें तो उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। तो जीन साइलेंसिंग तकनीकी के अंतर्गत हम कर क्या रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में कि जीन साइलेंसिंग तकनीक का प्रयोग करके हम चाहते हैं कि जो उत्पाद है फसल का, उसकी लाइफ को हम बढ़ा दें। जैसे फ्लेवर सेवर एक टमाटर विकसित किया गया है, फ्लेवर सेवर टमाटर की प्रजाति जिसको हम कहते हैं कि फ्लेवर सेवर टोमेटो या टमाटर की प्रजाति विकसित की गई है, जिसमें हम कर क्या रहे हैं फ्लेवर सेवर टमाटर में कि हम जो आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी चीज के खराब होने के पीछे मुख्य रूप से क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको खराब करते हैं। जो उस फसल पर जब पहुंचते हैं, उसके उत्पाद पर पहुंचते हैं, प्रोडक्ट की बात हो रही है, किसी भी फल सब्जी की बात हो रही है, उस पे पहुंचते हैं या किसी डेयरी ही वाले उस पे पहुंचते हैं तो उस पे संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं और उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन निर्मित करने लगते हैं, जिसके कारण से वह धीरे धीरे सड़ जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का प्रयोग करके, एक तकनीकी है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस तकनीकी, इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जीन साइलेंसिंग के तहत, जिससे उस जीन को साइलेंस कर दिया जाता है। क्योंकि हमारा बायोटेक्नोलॉजी में एक नियम हम पढ़ते हैं कि सभी प्रोटीन के निर्धारण के लिए ये बैकअप में सारी चीजें चाहिए, सब लिखना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि डीएनए क्या करता है, डीएनए आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये यहां पे लिखना नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि डीएनए आरएनए मैसेंजर आरएनए में चेंज करता है अपनी जेनेटिक सूचना को और इससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कोई फसल खराब हो रही है, इसलिए खराब हो रही है कि उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण हो जा रहा है जो उसके स्वाद को खत्म कर दे रहा है, वो जल्दी खराब हो रहा है। अगर इसी जीन को हम साइलेंस कर दें कि जिससे वह विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन निर्मित नहीं हो पाए, तो इससे उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, कुछ दिन उसकी लाइफ को और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। टमाटर में किया गया, सिर्फ लाइफ को नहीं बढ़ाएंगे, टमाटर के साथ क्या है कि भाई अगर जो टमाटर की फसल आज खेत से निकाली गई, तोड़ी गई पौधे से, तो आज 24 घंटे तक, 1-2 दिन तक उसका जो अच्छा स्वाद रहेगा, धीरे धीरे से टमाटर पुराना होता जाएगा, उसका स्वाद भी खराब होता जाएगा और एक कुछ निश्चित समय के बाद वह सड़ने लगेगा, खराब हो जाएगा, जिसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ग्राहक को तो ऐसा टमाटर चाहिए कि जिसका स्वाद भी वैसे ही हो जैसे लग रहा ताजा ताजा हो। और किसान के सामने, किसान तो अपने खेत से अपने उस उपज को बाजार तक पहुंचाने में उसको एक समय चाहिए, लंबे समय तक एकाएक पूरी फसल की तुड़ाई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें तकनीक का प्रयोग करके इसके खराब होने की दर को भी रोका गया है और साथ में क्या किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा, और इसके स्वाद को भी बनाए रखा गया है कि जैसे उसका स्वाद है वैसे स्वाद उसका बना रहे। एक टमाटर में इसका उपयोग किया है। दूसरा आप देखेंगे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके आलू की फसल में, अगर हम आलू की फसल में देखें तो आलू की फसल में भी हमने उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, खास करके फिंगर चिप्स बनाने या चिप्स बनाने के लिए
उसमें कुछ विशेष प्रकार के जो रसायन निर्मित होते हैं उसको भी रोका है, उसको भी रोका है। और एक एग्जाम्पल इसमें ले ले कि फिंगर चिप्स के लिए जो उसका कसैलापन है वह खत्म हो जाए आलू का, इसके लिए हमने उसमें तकनीकी का प्रयोग किया है। हमने सेब के अंदर, जिसको आर्कटिक एप्पल कहते हैं, आर्कटिक सेब एक प्रजाति विकसित किया गया है। इसमें हमने किसका विकसित किया है? आर्कटिक सेब की प्रजाति विकसित की है, जिसमें सेब काटे जाने के बाद हमने क्या किया है कि काटे जाने के बाद उसमें भूरापन कम आए, कुछ देर तक उसको इसे काटने के बाद भी कुछ देर तक वह अच्छा बना रहे। इसका मतलब ये गुणवत्ता भी उसमें बढ़ाई गई है, जिससे इसकी कीमत अच्छी मिल सकती है किसान को, क्योंकि यह विशेष गुण है जो सामान्य प्रजाति में यह नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ फसलों के लिए, फसल में जो खास करके फलों के संदर्भ में देखा गया कि एक फाइटोहार्मोन होता है, एक फाइटोहार्मोन है जिसको आप प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हैं। प्लांट हार्मोन सभी लोग जानते हैं इसको, जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन जो फल को पकाने के लिए जिम्मेदार है, फल को पकाने के लिए गैसियस हार्मोन है, जिम्मेदार है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने एक तकनीकी के अंदर क्या किया है कि एथिलीन के उत्पादन को रोक दिया है, एथिलीन के उत्पादन को रोक दिया है, और इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है इसके लिए? इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया है। नाइट्रिक ऑक्साइड का छिड़काव करके यहां पर क्या किया जा रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के छिड़काव से एथिलीन के उत्पादन को कम किया गया, जिससे क्या होगा कि एथिलीन का उत्पादन घट जाएगा, तो फल के पकने की जो समय है वो एकाएक नहीं फल पकेगा, धीरे धीरे करके पकेगा और धीरे धीरे पकता रहेगा फल। तो जो फल अपना, जैसे मान लीजिए आम का फल है, कोई अमरूद है, केला में है, कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये तो हम कई एग्जाम्पल, आपको इसमें से कोई दो आप ले सकते थे, हम 3-4 भी यहां पर बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं। यहां पर तो 2 की ही डिमांड किया गया है कि फसल को प्रसंस्करण में कैसे सहायता की, इन तकनीकों का प्रयोग किया गया है लाइफ को बढ़ाने की। तो ये सारी बातें इसमें लिखनी थी, 2 ही एग्जाम्पल देना था। इसके अलावा देखेंगे कि हमने क्या किया कि जो हमारे फसलों के वेस्ट, मतलब जो लास्ट में बच जाता है, जैसे पुआल है, जैसे भूसा है, जैसे धान की भूसी है, इसका भी उपयोग हम किसमें करते हैं कि सेब वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर लगा दिया जाता है। इसको डस्टिंग टाइप का इसको कर दिया जाता है उसके ऊपर, जिससे वह उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। कई बार आप मार्केट में जाते होंगे तो सेब खरीदते होंगे, तो सेब के ऊपर मोम की परत आपको दिखाई देती होगी, तो मोम की परत से भी ज्यादा इफेक्टिव है, और यह आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट के अनुकूल भी है, पर्यावरणीय अनुकूल भी है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। क्या करेंगे कि उसके ऊपर से हम भूसी, हम इसके अलावा पुआल जैसी चीजें इनको ऊपर से लगाते हैं, जो इसकी नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फल को, और उसके सड़ने की दर को घटा देते हैं और उसकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी कुछ तकनीकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस तकनीकों का जो बायोटेक्नोलॉजी उपयोग कर रहा है इसको बड़े स्तर पर किया जाए। इसके अलावा भी हमने क्या किया, कुछ पौधों के अर्क का प्रयोग किया है, और उसका छिड़काव किया जाता है। समझिए फूड फोर्टिफिकेशन एक तकनीकी है, जिसमें हम फूड फोर्टिफिकेशन में क्या करते हैं, ऊपर से किसी चीज का छिड़काव करते हैं। तो कुछ शैवालों वगैरह से हम अर्क प्राप्त कर रहे हैं, उनके रस प्राप्त कर रहे हैं, जो उसके ऊपर, फसलों के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, खराब होने की दर घट जाती है, जिससे किसान को उसका लाभ मिल पाता है। कहा गया है कि 90,000 करोड़ रुपए भारत का आंकड़ा है, 90,000 करोड़ रुपए, इतना हम प्रतिवर्ष जो है नुकसान कर रहे हैं अपने जो सब्जी और फल में, केवल उसके हम प्रोसेसिंग ना होने के कारण से, या उसकी लाइफ कम होने के कारण से। खास करके केले की फसल में देख सकते हैं, हरी सब्जियों में देख सकते हैं, सेब में भी देख सकते हैं, आलू के सड़ने की समस्या आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि बहुत सारे टमाटर वगैरह में बड़े स्तर पर इसको देखा जा सकता है। अगर हम इसकी लाइफ को बढ़ा दें तो इससे किसान को यहां पर अधिक लाभ प्राप्त होगा, और किसान की आय को 2 गुना करने में भी मदद मिलेगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर लास्ट में इसमें कि प्रसंस्करण में कैसे सहायता की है इन सारी चीजों का, तो हम बताएंगे कि वर्तमान में
जैव तकनीकी का लास्ट में हमको कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए कि जैव तकनीकी का मैक्सिमम उपयोग करके या उपयोग करके हम ये सारी तकनीकों का उपयोग जो हम ऊपर बताएं उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं, उसके लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में इससे क्या होगा कि किसान को इसका अधिक मूल्य मिलेगा और खराब होने की जो समस्या है उसको भी घटाया जा सकता है, जिससे किसानों की आय को 2 गुना करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार का कंक्लूजन हमको देना चाहिए। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता था। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रश्न था। मुझे लगता है कि सबको इस बात समझ में आई होगी। वैसे अगर अन्य एग्जाम्पल में हमको जाना होता तो हम दूध दही के लिए भी करते हैं। हमने एंजाइम स्तर पर भी कई सारे काम किए हैं कि एंजाइम्स तो प्रोटीन से बनते हैं, तो एंजाइम स्तर पर भी कंट्रोल करने की बात की है, खास करके दूध। इसके अलावा भी हम कई सारे स्तर पे काम करें, तो एंजाइम के लेवल पर काम कर रहे हैं कि एंजाइम के कारण से जो चीजें खराब हो रही है उसके कंट्रोल होने की तकनीकी हम विकसित किए हैं बायोटेक्नोलॉजी में। खास करके डेयरी प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग रूपों में भी उसको प्रसंस्कृत कर रहे हैं। जैसे हमने दूध को दही में बदल लिया, चीज में बदल लिया, जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई। तो यह भी एक तरीका अपनाया जा रहा है। अगर अन्य तकनीकों की बात करें कि हम दूध में खास करके हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर चूंकि 2 ही एग्जाम्पल आपको पूछा गया है। 250 में होता 3 बातों को हम लिखते कि दूध को दही में बदलना, फ्रूट्स के जूस निकाल लेना, टोमेटो का केचप वगैरह बना लेना, तो उसके अन्य रूप उसका जो प्रोसेस कर दिया जाए तो उससे भी क्या हो जाता है, उसको हम संरक्षित भी कर लेते हैं। और मान लीजिए टमाटर बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया, अगर उसको हम केचप में बदल लें, चटनी बना लें उसकी, तो उसका लाइफ मतलब एक तरह से हम उसका इस रूप में उपयोग करके उससे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के उत्तर यहां पे होना चाहिए था। ठीक बात है। अब देखिएगा यहां पर भी कुछ दिया गया था, पुअर सीड क्वालिटी, लीगल डिले, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, लिमिटेड टेस्टिंग लैब्स, ये सब इसकी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां आपको इसको नहीं बताना था यहां पर, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिएगा एक दूसरा प्रश्न था, वैसे यह प्रश्न अपेक्षित था। मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट से क्लास के अंदर कि प्रश्न को हम खास करके इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे कि अगर हम इकोलॉजी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन अच्छे से करते हैं तो प्री परीक्षा में 25 से 30 प्रश्न हमको 100% मिलने ही है। पिछले 5 सालों में देखेंगे तो आपको इस बार अगर इकोलॉजी एनवायरमेंट के थोड़े से प्रश्न घटे थे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस बार भी 15 क्वेश्चन थे। इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एनवायरमेंट जो कम समय में हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करके इसको तैयार कर सकते हैं, बार बार रटने का भी नहीं होता है, एक करंट रिलेटेड ज्यादातर इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो प्री के क्वेश्चन भी हम समझ कर सकते हैं। मतलब 25 से 30 प्रश्न आते हैं और आराम से हम इसमें 16-18 क्वेश्चन तो सही भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार विद्यार्थी, हिंदी पट्टी के विद्यार्थी इसमें चूक कर देते हैं, जो प्रीलिमिनरी परीक्षा में उनका ध्यान मुख्य रूप से अन्य सब्जेक्ट पर होता है और इस प्रश्न को इग्नोर कर देते हैं। किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने के लिए तकनीकी का होना बहुत जरूरी है, तो हम कैसे बात मान ले कि यूपीएससी इसको इग्नोर कर सकता है। इसलिए 15 क्वेश्चन यहां पर दिया है। पिछले कई सालों से आप देखेंगे 14-15 सवाल हर बार आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। पिछले वर्षों में इकोलॉजी एनवायरमेंट से भी 15 क्वेश्चन प्री में रहते थे, इस बार थोड़ा घटा है। और मेंस में हमेशा 4 से 5 प्रश्न, आपको 4 प्रश्न तो यहां पे आया ही है, हर साल 4 रहता ही है। इकोलॉजी एनवायरमेंट से भी 3-4 प्रश्न रहते हैं, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी भी कई प्रश्न जोड़ लेता है, तो मतलब इसमें एक बढ़िया हम कर सकते हैं। अब देखिए ये टॉपिक जो आया था कितना शानदार था और ओपन टॉपिक था कि यहां से प्रश्न आएगा। क्योंकि हाल में अभी आपने जब पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, तो भारत ने एफबीआर चरण में सफलता प्राप्त की है और इसका एफबीआर जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसका प्रोटोटाइप कलपक्कम में बना लिया है। आपने न्यूज में भी सुना होगा, करंट में आप सब पढ़े भी होंगे। तो इसका मतलब एफबीआर और ये उपलब्धि करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। और ऊर्जा सुरक्षा आज सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना चैलेंज भी है और जरूरत भी है। क्योंकि अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को
अपने उद्योगों को सुचारू रूप से ऊर्जा आपूर्ति नहीं कर पाता है, फिर वो विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना कोसों दूर उससे होगी, वहां तक वह नहीं पहुंच सकता। अगर उनको विकसित राष्ट्र बनना है, इसका मतलब ऊर्जा जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के विभिन्न सेक्टर में भारत भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चला रहा है, एक तरफ उजाला योजना भी चला रहा है, एक तरफ आप देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए FBR को भी आगे बढ़ा रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी में तो हमने बड़ी तेजी से प्रगति किया है। 13-14 से लेकर के 2026 तक के अगर सोलर एनर्जी के आंकड़ों को आप देखेंगे तो 57 गुना हमने तरक्की किया है। इसकी जरूरत इसलिए है कि ऊर्जा डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऊर्जा सुरक्षा हमारी जरूरत भी है, ऊर्जा सुरक्षा हमको देना भी है। ऊर्जा डिमांड, ऊर्जा की मांग का लगातार बढ़ना विकासशील देशों में, खास करके भारत में हर वर्ष ऊर्जा की डिमांड बढ़ जा रही, पिछले वर्ष से ज्यादा। इसका मतलब ऊर्जा डिमांड हमारी जो है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम विभिन्न चीजों पर काम कर रहे हैं और उसमें FBR जो हमारा रिएक्टर था वह जो हमने बनाया एक बड़ा क्रांतिकारी हमारा उपलब्धि है। ठीक है कि इसको आप देखेंगे कि काफी लंबे समय के अंतराल के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग 1954 में आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था, 54 में तो विभाग बना था। इतने लंबे समय से जो होमी जहांगीर भाभा का ये एक तरह से प्रोजेक्ट था जो आकर के अब जाके पूरा हुआ है। तो यहां से प्रश्न, और दुनिया में पहला है भारत जिसने FBR को बनाया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाया है, तो यहां से प्रश्न तो आना ही था। तो प्रश्न देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, 150 शब्द का ही प्रश्न था कि एक द्रुत प्रजनक रिएक्टर FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और एक तापीय परमाणु रिएक्टर। अब कई सारे विद्यार्थी जो तापीय परमाणु रिएक्टर को सामान्यतः प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के रूप में जानते हैं, हैवी वाटर PHWR के। कई सारे विद्यार्थी इसलिए, वैसे मुझे है कि जो इतना तो समझ गए होंगे क्योंकि तापीय परमाणु रिएक्टर का ही एग्जाम्पल होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इसी का को कहा जाता है, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जिसको हम कहते हैं कि दाबित भारी जल जो रिएक्टर होता है यह किसका है, एक प्रकार का तापीय परमाणु रिएक्टर ही है, या हम कहें कि तापीय परमाणु रिएक्टर का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये कह रहा कि एक FBR रिएक्टर में, किस रिएक्टर के अंदर की बात कर रहा है, FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद बताइए कि दोनों में अंतर क्या है, इसको बताना है। बहुत सिंपल बात थी। दूसरा कहा गया कि कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम प्रारूपी प्रोटोटाइप FBR के संदर्भ में क्रांतिकता क्रिटिकलिटी पद की व्याख्या कीजिए। हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं? ग्रीन एनर्जी के लिए इसके क्या निहितार्थ है, क्लीन एनर्जी के लिए या फ्यूचर क्या है इसका? इस प्रश्न में आप देखेंगे कि 3 बातें पूछी गई हैं। वैसे इसमें शब्द 150 में समेटना एक चुनौती है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि आंसर राइटिंग ही ऐसा माध्यम है जहां पर हम बार बार प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमको अधिक बात को कम में कैसे लिखा जाए ये हम कर पाते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक FBR और एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद बताइए। तो पहला हमारा इसमें क्या करना है कि हमको FBR और साथ में हमको जो PHWR जिसको आप कह रहे हैं कि थर्मल एटॉमिक रिएक्टर, जिसको क्या कह रहे हैं, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको बोल रहे हैं, इसी का एग्जाम्पल है थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर का मतलब भट्ठी। इसके दोनों के अंतर को बताना है, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित प्रोटोटाइप FBR के संदर्भ में, मतलब FBR के संदर्भ में दूसरी बात क्या बता रहा है कि संदर्भ में FBR के संदर्भ में क्या बात बताना है, क्रांतिकता को बताना है, जो इसकी मेन टेक्नोलॉजी है, क्रांतिकता जिसको यहां पर कहते हैं इंग्लिश के अंदर क्रिटिकलिटी। क्रांतिकता को बताना था दूसरे पॉइंट में, और तीसरे में बताना था कि हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए, मतलब क्लीन एनर्जी के लिए स्वच्छ ऊर्जा
भविष्य के लिए इसके निहितार्थ, इस पूरे उत्तर को इन 3 एस्पेक्ट में लेके चलना था, 3 में लेके चलना था। तो पहला करा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में अंतर क्या है, या बीआर के संदर्भ में क्रांतिकता क्या है, और तीसरा स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या है। ये 3 बातों पर हमको फोकस करना था। कितनी बात पर फोकस करना था? 3 बात पर फोकस करना था। और हमारे पास शब्द कितने हैं? 150 शब्द थे जिसमें हमको बताना है। बताया भी जा सकता है कि जैसे हम जो त्रिचरणीय ऊर्जा कार्यक्रम या 3 चरण का जो ऊर्जा कार्यक्रम हम ले आए हैं, इसका जिक्र यहां नहीं करना है। हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं जिससे आपको कनेक्ट हो पाए, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तब दे पाते हैं कि जब आप उसको इस चीज से इंटीग्रेट कर पाते हैं कि इसका संदर्भ कहां से आया होगा। अच्छा, आपने एफवीआर चरण और पीएचडब्ल्यूआर, जिसको हम कह रहे हैं कि थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर का रूप है, इसकी चर्चा इसलिए किया कि त्रिचरण ऊर्जा कार्यक्रम में हमारा जो 3 चरण का ऊर्जा कार्यक्रम है, 3 चरण का ऊर्जा कार्यक्रम, ये उत्तर में नहीं लिखना है, ऊर्जा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमको 3 बात पर फोकस किया गया है। एक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, प्रथम चरण है इसका, ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा इसका है एफबीआर चरण, और तीसरा है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, एएचडब्ल्यूआर। इसी तीनों का हम समायोजन करना चाहते हैं, एक बंद चक्र का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम वेस्ट से जो उत्पन्न समस्याएं हैं उससे निपट सके। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम है उससे काफी बाद में, अभी हमारा 2014 तक जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन था वो 2.8 गीगाहर्ट्ज था, जो वर्तमान में 2026 में 164 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गया है। मतलब 57 गुना की तरक्की किया है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम आप देखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम जिसकी नींव आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी, उस न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को देखेंगे तो लगभग 3% टोटल ऊर्जा का आज भी घूम रहा है। मतलब बहुत ज्यादा उसमें आप ग्रोथ नहीं देखेंगे। वो अलग प्रश्न है कि ग्रोथ इसलिए नहीं हम देख रहे हैं क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के समक्ष 2-3 बड़ी समस्याएं हमेशा से रही हैं। पहली जो समस्या उसमें देखी जाती है कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए ईंधन एक बड़ी समस्या के रूप के था, कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल जो है, यूरेनियम की आपूर्ति, यूरेनियम की अनुपलब्धता हमारे पास, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं परमाणु बम वगैरह के बनने के कारण से, चूंकि यूरेनियम में संभावनाएं होती है कि इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है, उसके कारण से। और तीसरी बात अगर हम कहें कि जिसके कारण से वह उसकी अनुपलब्धता रहती है, हमारे पास तो यूरेनियम बहुत कम भंडारण ही नहीं है, हमको ज्यादातर हम आयात पर निर्भर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों से। दूसरा, ईंधन का महंगा होना। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस पूरे परमाणु नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में, जो इसका वेस्ट है, वेस्ट को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, कांचीकरण की प्रक्रिया कितनी कठिन है, इसमें रेडिएशन का खतरा है, प्रदूषण का। क्लीन एनर्जी तो है क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कार्बन को घटाने के लिए हम नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी तो बढ़िया है, लेकिन समस्या कहां है? समस्या इसमें जो सबसे बड़ी है कि ये सब समस्याएं, इसी के संदर्भ में हमने 3 प्रकार के अपने कार्यक्रम जो 3 चरण का लाया है, प्रेशराइज हैवी वाटर चरण या बीआर चरण और एडवांस हैवी वाटर चरण। इनमें हम तीनों बात की जो हम कर रहे हैं कि ईंधन की अनुपलब्धता को हम खत्म कर पाए, हम जो अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या है, कम से कम वेस्ट मटेरियल उत्पन्न हो, और जो हाई रेडिएशन वाले जो वेस्ट हैं, न्यूक्लियर वेस्ट है, उनसे बच सके, क्योंकि एक चरण दूसरे चरण के लिए ईंधन बनाया जाए तो वेस्ट मटेरियल इसमें बचेगा नहीं। तो इन तीनों का समायोजन कर ले तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब यहां पर थोड़ी बात आते हैं, ये हमने आपको बैकग्राउंड में
बात को बताया कि ये बातें अगर हम समझेंगे, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक शब्द को नोट भी कराया है, सब बात नोट्स में पूरा पूरा बात मिल जाएगा। तो हमने कहा कि यहां पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसका नाम ही है कि इसका कई द्रुत प्रजनक रिएक्टर, ब्रीडर मतलब प्रजनक, प्रजनक मतलब उत्पन्न करने वाला, एक ऐसा रिएक्टर जो जितना ईंधन उपयोग किया जाए उससे ज्यादा ईंधन बना दे, जितना ईंधन उपयोग किया जाए उससे ज्यादा ईंधन बना दिया। अब देखेंगे जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें हम प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं। थोड़ी बात यहां पर एक पेज हम ले लेते हैं तो आपको समझने में अच्छा रहेगा, अंतर भी समझ में आएंगे कि जैसे जो PHWR है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जिसको थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर का हमने कहा कि एक एग्जाम्पल है, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर का एक एग्जाम्पल है। इसमें हम कह रहे हैं कि ईंधन के रूप में हम प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम किसका प्रयोग करते हैं? 92 यूरेनियम 235 का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में, खास करके रेगुलेटर के रूप में और जिसको मॉडरेटर भी बोलते हैं, और साथ में कूलेंट के रूप में हम भारी जल का उपयोग करें। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें भारी जल मतलब इसमें अगर कहें कि हम मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में हम D2O का प्रयोग करते हैं, भारी जल का। सब लोग जानते होंगे, उत्तर में लिखना ही है अंतर, दोनों का अंतर आप लिख सकते हैं सामान्य तरीके से, इसमें करते हैं। इसमें क्या होता है, इस रिएक्टर के अंदर साथ में आप इसमें कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? कैडमियम की छड़ का काम करते हैं नियंत्रक छड़ के रूप में। अगर हम बात करें तो नियंत्रक छड़ के रूप में अगर आप बात करेंगे तो कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं, कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। पहले इस बात को समझ लेते हैं। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में जिसमें हम क्या करते हैं कि इस चरण के अंदर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर हम इसका दहन कराते हैं, और इसमें हम मुख्य रूप से इस चरण के अंदर हमारा लक्ष्य होता है कि हम प्लूटोनियम को भी प्राप्त करें, इसमें ऊर्जा का भी प्रयोग करें और साथ में हम प्लूटोनियम का भी प्रयोग प्राप्त कर ले। क्या कर ले? इसमें प्लूटोनियम का भी प्रयोग कर ले, प्राकृतिक यूरेनियम साथ में इसमें करेंगे। जबकि जो हमारा बीआर चरण होता है या बीआर चरण होता है, इसमें जो हम प्रयोग करते हैं, एक तो हम प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, प्लूटोनियम 239 का ईंधन के लिए, ईंधन के लिए प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। साथ में आप देखेंगे यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं, जिससे इसको बदला जा सके। किसमें? प्लूटोनियम का एक प्रयोग करेंगे, यूरेनियम 238 जिसमें विखंडन क्षमता कम होती है, सर्वाधिक विखंडन क्षमता यूरेनियम 235 में होती है। साथ में 38 का भी प्रयोग कर देते हैं इसके अंदर, जिससे इस प्लूटोनियम यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बनाया जा सके, जो अगले चरण के लिए ईंधन का काम करेगा। और साथ में इसी में हम थोरियम का भी प्रयोग करते हैं 232 का, जिससे हम यूरेनियम 233 निर्मित कर लेते हैं। और इसी यूरेनियम 233 का उपयोग हम एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर चरण में कर लेते हैं। ब्रीडर रिएक्टर ऐसे रिएक्टर होते हैं जिसमें मंदक का प्रयोग नहीं करते, इसमें मंदक का प्रयोग नहीं करते, मंदक का प्रयोग नहीं करते। मतलब ये रिएक्टर क्या हो रहा है? तीव्रता से न्यूट्रॉन, मंदक का जो काम होता है कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देना, गति को धीमा कर देना। क्योंकि जब एक यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन में से 2 को तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है नियंत्रक छड़ के द्वारा, नियंत्रक छड़ के द्वारा, और एक आगे बढ़ता है। तो एक आगे जो बढ़ता है उसकी गति को रेगुलेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं? हम मंदक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मंदक का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। द्रुतगामी है, मतलब बड़ी तेजी से विखंडन की प्रक्रिया को करता है। अब इसमें इसके प्रयोग से क्या होता है कि हम थोरियम को भी एज ए ईंधन उपयोग कर पाते हैं। क्योंकि थोरियम डायरेक्टली हम ईंधन के रूप में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोरियम के अंदर विखंडनीय क्षमता नहीं पाई जाती है। इसलिए थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलते हैं, साथ में प्लूटोनियम 239 को उस चरण में ईंधन के रूप में करते हैं, और फिर इसको हम अगले चरण के लिए ईंधन के रूप में प्राप्त करते हैं।
इसका मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा चरण है जहां पर हम थोरियम का भी प्रयोग कर देते हैं, जिससे हम उस थोरियम के प्रयोग से यूरेनियम 233 निर्मित कर लेते हैं। अगर हम इन तीनों का जब समायोजन कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि हम थोरियम को भी नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर परमाणु रिएक्टर के भेद आप बता सकते हैं, इन दोनों का अंतर कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बड़ा द्रुतगामी रिएक्टर होता है, इसमें तीव्रता से जो है विखंडन की प्रक्रिया चलती है। इस चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के चरण में जितना ईंधन डाला जाता है उससे ज्यादा ईंधन बनता है। इसी के अंदर हम थोरियम का भी प्रयोग करते हैं जो यूरेनियम 233 में बदलता है, जो अगले चरण के लिए ईंधन का काम ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। किस वाले चरण में? एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर के चरण में। अभी हमने इसी FBR चरण को सफलतापूर्वक तय किया है, मतलब बनाया है। और आप देखेंगे कि कल्पक्कम में, तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्वदेशी तकनीक से जो निर्मित है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित हमने एक प्रोटोटाइप का विकास भी किया है। अब इसको हम एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर से जब समायोजन जिस दिन कर देंगे तो तीनों चरणों को एक साथ चलाएंगे, तो एक बंद परिपथ के रूप में एक बार जब चलेगी तो इसमें ईंधन जितना लगाया जाएगा उससे ज्यादा ईंधन बनता भी रहेगा। थोरियम का हम प्रयोग कर पाएंगे, जो थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा है, मतलब वैश्विक उसमें थोरियम का भंडार हमारे केरल में खास करके आप देखेंगे मोनाजाइट वगैरह पत्थर में बहुत ज्यादा मिलता है, तो हम उसका भी उपयोग कर पाएंगे। तो ये सारी बात इसमें लिखना है। अब इसके अलावा इसमें करना कि हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या है। तो आप कहेंगे कि वर्तमान में जो आप देखिएगा इस प्रश्न का रिलेशन कितना कि स्वच्छ ऊर्जा, अब स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी का निहितार्थ तो पर्यावरण से डायरेक्टली है। एक तो ऊर्जा डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे आप देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऊर्जा और साथ में नाभिकीय ऊर्जा और बाकी छोटे छोटे अन्य भी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं कि गैर जीवाश्मी ऊर्जा, गैर जीवाश्मी ऊर्जा, उसमें सोलर एनर्जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। हमने सबसे बड़ा हिस्सा उसी का है। टोटल जो हमारा गैर जीवाश्मी ऊर्जा का टोटल हमारा जो लक्ष्य है 30 तक का 500 गीगावाट का, उसमें लगभग 300 तक हम केवल सोलर एनर्जी से ही बना देंगे, जो वर्तमान में 164 गीगावाट हम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि, लेकिन एक समस्या है किसकी? पवन ऊर्जा की, और जो हमारा सौर ऊर्जा है ये मौसम की दशाओं पर निर्भर करते हैं। तो ग्रिड पर हम निर्बाध रूप से ऊर्जा की सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कभी मौसम खराब है, कभी बादल है, बारिश है, ठंडा है, तो उससे क्या है। वैसे राजस्थान नंबर 1 है, हमने कई सोलर पार्क भी बनाए हैं, वो सब अलग मुद्दे हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक यहां पे हो जाएगा अगर हम उसका डिस्कशन करने लगेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रिड पर निरंतर रूप से बिजली की सप्लाई होते रहे, जिससे हम ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर पाए और ऊर्जा की बढ़ती मांग को भी हम मतलब ठीक कर पाए, या मांग के अनुरूप हम ऊर्जा सप्लाई कर पाए। इसके लिए हम करना क्या चाहते हैं कि सोलर एनर्जी, साथ में हमारा विंड एनर्जी, और साथ में हम न्यूक्लियर एनर्जी को और साथ में हाइड्रोजन एनर्जी का समायोजन अगर कर दें, अगर हम तीनों को मिक्स कर दें, तो जो हमारा न्यूक्लियर ऊर्जा होगी या हमारा जो हाइड्रोजन ऊर्जा होगी, ये तो सतत रूप से ऊर्जा का निर्माण करेगी ग्रिड पर सतत रूप से। तो जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है, इसके फ्लक्चुएशन का प्रभाव ऊर्जा की सप्लाई पर एकदम नहीं पड़ेगा। साथ में हमारा FBR चरण बनने के कारण से अब हम ईंधन की, जो महंगा ईंधन था, ईंधन की आपूर्ति में जो समस्या थी, हम उसके जगह पर थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो पूरे इस कार्यक्रम के समक्ष जो सबसे बड़ी बाधा थी कि ईंधन, नाभिकीय ईंधन की उपलब्धता, वो भी इससे हो पाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी इससे जो एक समस्या इसमें हम देख रहे थे कि FBR के उसमें बनने से जो हमको लाभ होगा कि भाई तीनों का अगर समायोजन हम करेंगे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का, FBR चरण का और एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का, तो हाईली जो रेडिएशन वाला वेस्ट मटेरियल है उससे भी हम बच पाएंगे। तो कह रहा कि उज्जवल भविष्य के इसके लिए निहितार्थ क्या है, तो हम ये क्या चाहते हैं और इसका सबका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि अभी तक भी हम 70% से ज्यादा जो ऊर्जा मतलब विद्युत उत्पादित कर रहे हैं, वो थर्मल कर रहे हैं, मतलब कोयला आधारित कर रहे हैं, जिससे बड़ी मात्रा में
कार्बन उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, साथ में SO2 की मात्रा भी उत्पन्न हो रही है। आप देखेंगे कि इसके अलावा आप कई सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे खास करके जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्लाइमेट चेंज की समस्या, अम्ल वर्षा की समस्या हो रही है। और हमारा 2070 तक जो कार्बन को घटाने के लिए हमारा नेट जीरो लक्ष्य है, नेट जीरो लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कार्बन उत्सर्जन का मतलब नेट जीरो लक्ष्य कि जितना हम कार्बन वो उत्पादित करें उतना हम एब्जॉर्ब कर लें विभिन्न माध्यमों से, उसको पूरा करने में एक काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। तो हम कंक्लूजन में इस बात को हमको लिखना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि क्या क्या उत्तर में होना चाहिए। ये सारी बातें यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। पावर जनरेशन, ये सारी बातें यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की एक, अच्छा हाँ, यहां पर एक बात मैं बताना, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया कि यहां पर देखिएगा कि क्रिटिकलिटी को यहां पर बताना था। दूसरा ये तो हो गया कि इसका नियतार्थ, बीच में यहां पर एक सवाल जो इसका था, या बिहार के संबंध में क्रांतिकता क्या होती है। क्रांतिकता का मतलब है, क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि जब अगर एक निश्चित मात्रा में न्यूट्रॉन, हमने कहा कि एक बार के एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन अगर सतत रूप से निकलने चाहिए, एक बैलेंस रूप में निकलना चाहिए, तो यह जो विखंडन की प्रक्रिया से न्यूट्रॉनों का उत्पन्न होना है, यह ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। इसका मूल अगर टेक्नोलॉजी देखें पूरे FBR क्षण का या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो यह है कि जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो एक यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन 3 में से 2 को रोक लिया जाता है, एक आगे बढ़ेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इस FBR में चूंकि बड़ी तीव्रता से होता है, क्योंकि FBR में फास्ट ब्रीडर है, इसमें चूंकि मंदक का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो बड़ी तीव्रता से न्यूट्रॉन आगे बढ़ते। तो न्यूट्रॉन की गति और न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की मात्रा एक सतत रूप से होनी चाहिए, तब तो यह कार्यक्रम सफल होगा या तकनीकी सफल होगी। अगर बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगे न्यूट्रॉन, तो विखंडन की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर मिलेगा, और यह क्या हो जाएगा, अनियंत्रित चेन रिएक्शन हो जाएगा। और अनियंत्रित अगर चेन रिएक्शन हो जाएगा तो ये विस्फोट का रूप ले लेगा, मतलब परमाणु बम का रूप हो सकता है। क्योंकि परमाणु बम और न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम में एक मूल अंतर बस इतना है कि भाई इसी पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जिससे इसका हम सकारात्मक प्रयोग करके ऊर्जा को ग्रिड पर डाल पाए, इससे हम क्या करें कि इससे उत्पन्न ऊर्जा को पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लें, और उससे पानी को गर्म करके भाप बना लें, और भाप को से हम टरबाइन घुमा के बिजली बना लें। लेकिन यह प्रक्रिया हम अगर रिएक्टर के माध्यम से करते हैं तो हो पाती है, जिसमें क्रिटिकलिटी खास करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसको भी हमने FBR, तभी तो हम FBR को पूरा कर पाए हैं। FBR में जो हमको सफलता मिली है वो इसी क्रिटिकलिटी वाले को भी हमने ठीक कर लिया है कि एक निर्बाध रूप से, सतत रूप से, एक कॉन्टिन्यूअसली, एक मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम, क्योंकि कम अगर न्यूट्रॉन निकलेंगे तो इसका विखंडन की दर घट जाएगी, तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा उतना रेशियो में, या ज्यादा हो जाएगा तो नियंत्रित नहीं कर मिलेगा। इसका मतलब एक सतत रूप से ही चला इसको उत्पन्न होना चाहिए और इसकी गति होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं क्रिटिकलिटी, क्रांतिकता। तो क्रांतिकता नाभ की ऊर्जा कार्यक्रम का आधारभूत तकनीकी है, जिसके अंतर्गत यूरेनियम के नाभिक के पर न्यूट्रॉनों की बमबारी से उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन को देखा जाता है, उसकी गति को और उसकी संख्या को, जो एक सतत रूप से होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए, न ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होने पर यह विखंड अनियंत्रित श्रृंखला हो जाएगी और इसको नियंत्रित नहीं कर मिलेगा, तो यह इसका सकारात्मक हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, कम होने पर निर्बाध रूप से ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, तो भी समस्या आएगी। हमने इस वाले तकनीकी को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। क्लियर बात समझ में आई होगी। तो हमने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। क्लियर है ना, ये सारी बातें होना चाहिए। अब देखिएगा कुछ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यहां पर भी देखा है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, चाहे तो आप रिक्वायर्स मॉडरेटर, इसके लिए थर्मल जो जिसको हमने PSWR कहा है, हमने कहा कि इसमें यूज स्लो थर्मल, हमने जो सारी बात बताया है, यहां पर नेचुरल या स्लाइटली इनरिच्ड, मतलब थोड़ा सा इनरिच करते हैं, संवर्धित यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं देखिएगा, यहां पर यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें यहां पर आपको बताना है।
अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बात के लिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, और तीसरा प्रश्न ये हमारा कितने शब्द का है? 250 शब्दों का प्रश्न था। एक एक प्रश्न को थोड़ा डिस्कस करिएगा, समझिएगा, उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि जब हमको परीक्षा देना है तो हम उत्तर लिखेंगे। अगर आज उत्तर लिखना का होगा तो आपको इंटरेस्ट जगेगा कि कैसे, ये विषय कोई कठिन विषय नहीं है, एक करंट का हमारा थोड़ा सा करंट पे हमारी पकड़ हो। बाकी इसके आप देखेंगे कि यह भी प्रश्न देखिएगा, मिशन दृष्टि की प्रमुख, कौन सी मिशन की बात कर रहा है? मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एकदम करंट का प्रश्न था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिनका पेपर था वो जरूर पढ़े होंगे, लेकिन जो नहीं पेपर दिए हैं उनको भी ये बात पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह मिशन करने वाला या इस प्रकार का मिशन, ये दुनिया का पहला मिशन था। क्वेश्चन में भी लिखा है, क्या कहा गया कि 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में प्रयुक्त यहां पे प्रतिबिंबीकरण की तकनीकियों, जिसको इमेजिंग टेक्निक्स कहते हैं, की विवेचना कीजिए। यह विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जा रहा है? 250 शब्दों में उत्तर देना है। यहां पर बात किसकी कहा है? कि मिशन दृष्टि की। किसी भी प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, तब तो आप उसकी बात को समझे। क्योंकि जब तक किसी बड़े फिलोसफर ने कहा है कि अगर हम प्रश्न समझ गए तो आधा उत्तर आ गया। प्रश्न को समझना ही आधा उत्तर है। हमने नहीं कहा, किसी फिलोसफर ने कहा कि प्रश्न को समझना ही आधा उत्तर है। पहले प्रश्न, क्योंकि यूपीएससी की प्रश्न को हमको समझना है, जैसी प्रश्न की डिमांड है उसी के अनुरूप हमको उत्तर देना है। कह रहा कि मिशन दृष्टि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या है बात कि 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में प्रयुक्त प्रतिबिंबीकरण की तकनीकियों, इमेजिंग टेक्निक्स की विवेचना कीजिए। या विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जा रहा है? इसमें हमको जो बातचीत करनी है, एक तो मिशन दृष्टि पर बात करनी है कि मिशन दृष्टि है क्या। दूसरा, इसके कहा गया कि इमेजिंग टेक्निक की बात करना है। इस पे इमेजिंग मतलब चित्र प्राप्त करने वाले पर, इमेजिंग टेक्निक्स पर बात करना है कि विवेचना की। विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जा रहा है? मतलब प्रथम उपग्रह अपने प्रकार का क्यों माना जा रहा है? क्यों माना जा रहा है? इसका मतलब इस पे पूरी बात आपको यहां पर भी 3 एस्पेक्ट में पूरी बात को करना है। कितने में करना है? 3 उसमें करना है इसके अंदर आपको। अब देखिएगा कि ये जो पूरा मिशन था, जिसको आपने एक मिशन के रूप में देखा था, गैलेक्स आई स्पेस एक्स मिशन के रूप में आपने इसका नाम सुना होगा। करंट में इसको आपने इस मिशन के रूप में आपने इसको जाना होगा। ठीक बात है। इसको फाल्कन 9 मिशन भी बोला गया था। फाल्कन 9 इसकी कुछ जानकारी, थोड़ी बात देखिएगा इसमें। इस पूरी बात को थोड़ा समझा दे तो आपको समझ में बातें आ जाएंगी कि क्या था मिशन। ये मिशन दृष्टि एक एलईओ कक्षा में, किस कक्षा में? एलईओ कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट में ये मिशन कहां पे स्थापित किया गया है? एलईओ कक्षा में स्थापित किया गया है। और एलईओ कक्षा में भी ये लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 10-5 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। कितने ऊपर किया गया है इसको? 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। एक तरह से यह इमेजिंग मिशन है, जो पृथ्वी पर विभिन्न चीजों की इमेज प्राप्त करेगा, प्रतिबिंब लेगा, इमेजिंग टेक्निक्स पर आधारित है। इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस पूरे कार्यक्रम का आप देखेंगे कि यह अगर जो मिशन था, यह एक तरह से ये बेंगलुरु में किया गया था, एक तरह से स्टार्टअप के तहत किया गया है। पब्लिक पार्टनरशिप है या क्या है? एक स्टार्टअप के तहत किया गया है। स्टार्टअप के तहत किया गया है
एक तरह से, या बंगलुरु से इस मिशन को बंगलुरु में से किया गया था 3 मई को। इस मिशन का हमने कहा यलियो कक्षा में है और एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है। कैसा मिशन है? ऑब्जर्वेटरी मिशन है। ऑब्जर्वेटरी मिशन है, अवलोकन उपग्रह है या अवलोकन मिशन है जो अवलोकन करेगा। लेकिन इस मिशन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें किया गया है कि एक तो इसमें ऑप्टिकल जो इमेजिंग की तकनीक भी है और सिंथेटिक एपर्चर रडार की भी तकनीकी को एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि हम ऐसे मिशन करने वाले हैं कि जहां पर एक ही मिशन पर, एक ही सैटेलाइट के अंदर कई प्रकार के इमेजिंग सिस्टम को लगा पाएंगे। मल्टीपल, जिसको कहा गया है कि इमेजिंग सिस्टम, मल्टीपल इमेजिंग सिस्टम तकनीकी अभी हमारे पास नहीं थी, या अभी दुनिया उसमें आगे नहीं बढ़ी थी। मल्टीपल जो इमेजिंग तकनीकी होगी कि एक ही सैटेलाइट पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के इमेजिंग टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे चित्र को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कई बार समस्या देखी जाती है कि कुछ जो इमेजिंग सिस्टम है उन पर मौसम की दशाओं का प्रभाव पड़ता है, बादल का प्रभाव पड़ता है, कोहरा का प्रभाव पड़ता है, ठोस का प्रभाव पड़ता है, दूरी का प्रभाव पड़ता है। तो अगर एक ही मिशन के अंदर कई प्रकार के हम इमेजिंग सिस्टम का प्रयोग कर पाएंगे तो हम बेहतर रूप से निर्बाध तरीके से 24 घंटा इमेजिंग कर सकते हैं, इमेज प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर गुणवत्ता वाले इमेज प्राप्त कर सकते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट को यहां पे आगे बढ़ाया गया। थोड़ी बात देखिएगा कि इसमें हम तो आपको समझ में आएगा। हमने कहा कि इसमें एक ऐसा मिशन है जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार, SAR, सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसमें रडार सिस्टम भी लगा हुआ है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का सिस्टम भी, रडार का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का सिस्टम भी इसमें लगा है, जिसमें देखिएगा एक्स बैंड VV पोलराइजेशन पर है। इसके अलावा एक्टिव माइक्रोवेव पल्स पर भी काम करेगा। यहां पर एक क्लाउड में, स्मॉक में जो डार्कनेस है, मतलब बादल भी होंगे, कोहरा भी होगा, धुंध भी होगा, उसमें भी यह चित्र को प्राप्त कर पाता है। मतलब SAR जो तकनीक होती है इमेजिंग की जो यह टेक्निक होती है, ये कहां पे काम कर पाती है, कहां पे, कि हमने कहा कि धुंध भी है तब भी काम कर लेगी, कोहरा में भी काम कर लेगी, बादल में भी इमेज प्राप्त कर लेगी। ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहां पर मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, ये मल्टी स्पेक्ट्रल जो इमेजिंग है MSI, इसे कहते हैं, इसी को कि ऑप्टिकल इमेजिंग कहते हैं। इसको ऑप्टिकल इमेजिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब, जिसको इसी का नाम है कि मल्टीपल या इसको कहेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। इसका मतलब इसमें किया क्या गया है कि जो SAR है, सिंथेटिक एपर्चर रडार है, सिंथेटिक एपर्चर रडार जो इमेजिंग सिस्टम है, और साथ में जो यहां पर कहा गया है कि मल्टीपल स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम है, इन दोनों को एक साथ प्रयोग में लाया गया है। मल्टीपल जो यहां पर स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, जिसको ऑप्टिकल इमेजिंग भी कहा जाता है, जो इमेज को बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश का इस्तेमाल करता है। देखिएगा यहां पर 7 जो मतलब जो सूर्य के विजिबल लाइट के है, दृश्य प्रकाश के 7 रंग हैं, जिसमें 7 रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 का प्रयोग करता है। मतलब ये जिसमें कहा गया कि मल्टीपल स्पेक्ट्रल इमेजिंग का मतलब हुआ ऑप्टिकल इमेजिंग, जिसमें दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल होता है। सूर्य से उत्पन्न दृश्य प्रकाश का इमेज प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का एक साथ समायोजन किया गया है, जिससे रात दिन 24 घंटा यह इमेज को प्राप्त कर पाए। दूसरी बात कहा गया कि इनका देखिए फ्यूजन कराया गया है, जिसको कहा गया सिंक फ्यूज्ड ऑप्टोसार, इस तकनीकी का नाम है। अगर ये सारी बातें वहां पर नहीं लिखेंगे आप, तो फिर आप यहां पर कहा गया कि फ्यूजन क्या किया गया है, सिंक फ्यूज ऑप्टोसार इस तकनीक का नाम है। मतलब इसमें ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक एपर्चर रडार को किया गया है,
और दोनों को इसके डेटा को एक साथ प्राप्त करने की तकनीकी इसमें लाई गई है। और सरल शब्द में सुनिएगा कि ये जो मिशन दृष्टि है, जिसको यहां पर हमने कहा कि 3 मई 2026 को बंगलुरु से इसको प्रक्षेपित किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो एक इमेजिंग सैटेलाइट है। ऑब्जर्वेटरी मतलब अवलोकन उपग्रह है, जिसको आप इमेजिंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के इमेज प्राप्त करेगा, लेकिन इमेज की गुणवत्ता बेहतर रहे, रात दिन, बादल में, धुंध में, कोहरे में, सभी 24 घंटा इमेज दे, इसके लिए इसमें 2 प्रकार के इमेजिंग सिस्टम को एक साथ लाया गया है। एक सिस्टम का नाम है सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम और एक सिस्टम का नाम है ऑप्टिकल इमेजिंग, या इसी को मल्टीपल स्पेक्ट्रल इमेजिंग कहते हैं, जो मुख्य रूप से क्या है, जिसको ऑप्टिकल इमेजिंग कहेंगे, जिसमें विजुअल लाइट के जो 7 तरंगे हैं विभिन्न रंग की, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इन सभी का प्रयोग किया गया है। और इसको एक तकनीक का नाम दिए हैं ऑप्टोसार तकनीकी के द्वारा इसको कहा गया है। अब देखेंगे कि इससे जो ऑप्टोसार में क्या, ऑप्टिकल में सूर्य से परावर्तित तरंगों का प्रयोग करेंगे और 24 घंटे इसमें हम एक तरह से प्रतिबिंब को प्राप्त कर पाएंगे। कहा गया कि एक तरह से यह बहुसेंसर प्रणाली जो भविष्य में हम विकसित कर रहे हैं, बहुसेंसर प्रणाली, सेंसर प्रणाली की तरफ कदम है। इसीलिए इस प्रकार का पहली बार किसी सैटेलाइट में तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो बहुसेंसर प्रणाली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, या हमारा कदम मान सकते हैं कि अभी तो हमने 2 प्रकार के सेंसर तकनीक का प्रयोग किया है, आने वाले समय में हम बहुत प्रकार के सेंसर तकनीक को एक साथ प्रयोग में लाएंगे, या दिन रात अवलोकन कर सकता है, ये सारी बताएंगे। विश्व का पहला है जिसको एक प्लेटफॉर्म पर हम दोनों को एकीकृत करे हैं, जिसमें हमने कहा कि सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीकी और ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीकी को एक साथ हम ला सकते हैं, इसमें लाया गया है। विवेचना की विश्व में अपने प्रकार का प्रथम उपग्रह क्यों माना जाता है, इसको बता देंगे कि क्यों माना जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा इमेजिंग प्रणाली है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम और जिसमें हमने कहा मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीकी या ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीकी को एक साथ लाया गया है। ऑप्टोसार तकनीक के नाम से इसको जाना जाता है, जो एक तरह से बहुसेंसर प्रणाली का ही एक कदम है की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, जो आने वाले समय में हम एक ही सैटेलाइट पर भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर पाएंगे। इसका क्या लाभ है कि दिन रात 24 घंटा हमको बेहतर इमेज देगा, मिट्टी की जांच कर पाएगा, मिट्टी पर या जमीन पर उपलब्ध उनका संसाधनों का पता लगा पाएगा, समुद्र के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमको सूचना दे पाएगा, जो विभिन्न प्रकार के रिसोर्स हैं उनके बारे में हमको जानकारी इससे मिल पाएगी। क्लियर बात समझ पाए होंगे शायद। तो इसमें ये सारी बात लिखनी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अब अगला प्रश्न थोड़ा देखते हैं, कितना दिलचस्प प्रश्न था। अच्छा, अगर इस प्रश्न आया, कई बार विद्यार्थी कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि प्री निकालना भी जरूरी है। जब मेंस के आप प्रश्न देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो इस बार की प्री परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे और किसी कारण से उनका रह गया, या वह विद्यार्थी जो अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मेरा संदेश है कि प्री को भी हल्के में नहीं लेना। यूपीएससी में एक बड़ी चुनौती है प्रिलिमिनरी परीक्षा को क्वालिफाई करना, क्योंकि मेंस एक सेट पैटर्न है। ठीक, हम नहीं कह रहे कि यूपीएससी के क्वेश्चन को आप गेस कर सकते हैं, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिसाइड है। आप पिछले कई सालों से पढ़ रहे होंगे, तो स्पेस से प्रश्न आपको बताया जाता होगा, प्रश्न आएगा। आपको आईसीटी से प्रश्न बताया जा रहा होगा कि आएगा। आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा होगा, या आप पढ़ रहे होंगे, कहीं पर भी पढ़ाई किए होंगे। इसमें क्या करना, मेंस में तो आप अगर इंटरलिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप ला सकते हैं, तो आप इसमें आराम से प्रैक्टिस से चीजों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन प्री के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्री को हमको पकड़ पाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कहां से कौन सा प्रश्न आ जाए थोड़ा पता नहीं चल पाता। यहां पर देखेंगे एजेंटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहां पर एक शब्द दे दिया, कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे, क्योंकि एआई को हम जिस रूप में जानते हैं
उसमें एक शब्द इसने प्रयोग किया एजेंटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऐसा नहीं कि कोई नया नया शब्द है, कुछ साल पुराना शब्द है इसमें कि एजेंटिक एआई क्या है। पहला इसमें शब्द जो दिया है इसमें, जिस पे हमको बात करना है, इसमें बात करना है कि एजेंटिंग एआई। पहले तो हमको डिसाइड हो जाए कि क्या बात करना है। इसकी कार्यप्रणाली एजेंटिंग एआई को बताना है, जो हम इंट्रो में ही बता देंगे। दूसरा, इसको हमको बताना है कार्यप्रणाली। अब आज हम आंसर राइटिंग पे नहीं क्लास ले रहे हैं या नहीं बता रहे कि उत्तर कैसे कैसे होना चाहिए, इंट्रो में बात होना चाहिए, कंक्लूजन में। आज वो समय नहीं है, आज वो दस्तूर भी नहीं है कि उसकी हम बात करें। आज तो हम केवल यूपीएससी के क्वेश्चन का डर जो है आपको खत्म कर रहे हैं कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डरिए नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बड़े शानदार तरीके से कम एफर्ट लगा करके आप 15 क्वेश्चन प्री में सही कर सकते हैं और 4-5 क्वेश्चन मेंस में भी कर सकते हैं। तो देखिएगा एजेंटिक एआई, इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए, इसके अनुप्रयोग, इसका क्या बताना है आपको, अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। क्या बताना भाई, इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिएगा। इसके अनुप्रयोग बताने, क्या बताने भाई, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इसके बताने हैं, का वर्णन कीजिए। अनुप्रयोगों का वर्णन करना भी, क्योंकि 250 शब्द का है, वर्णन कीजिएगा। यहां पे एजेंटिक एआई प्रणालियों के संबंध लाभ, यहां पर देखिएगा, इसके एजेंटिक प्रणाली के लाभ बताने हैं, इसके लाभ बताना है, संबंध लाभ हो, जोखिम और चुनौतियां बताना है। लाभ, जोखिम और चुनौतियां बताना है। तो लाभ को अलग रखें और इसके जोखिम और चुनौतियों को अलग रखें। जोखिम और चुनौतियां, क्या होना चाहिए इसका उत्तर, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। देखिएगा इस पूरे प्रश्न को, पहला इसका पार्ट हो गया एजेंटिक एआई के बारे में। आप इसकी एक लाइन में, दो लाइन में तो हो जाएगा। एजेंटिक एआई किसको कहते हैं, 2 लाइन में, मतलब 2 लाइन का मतलब 15 से मैक्सिमम 20 शब्द, 15 से 20 शब्द में इसको बताएंगे। इसकी कार्यप्रणाली, अब जब इसका एजेंटिक एआई बताएंगे तो कार्यप्रणाली के बारे में वहीं पे डिस्कशन होगा। इसके अलावा इसके अनुप्रयोग कहां पे आप करेंगे, इसका लाभ क्या होगा, इसकी जोखिम और चुनौतियां क्या है। इतने हिस्सों में बटा है। अगर हम कहें तो 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से हो जा रहे हैं, इसके 5 पार्ट हो जा रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे 2 पार्ट जो है एजेंटिक एआई और कार्यप्रणाली एक ही साथ आएगा, मतलब 20-25 शब्द में ये दोनों को हम निपटा सकते हैं। 25 शब्द के अंदर दोनों हो जाएंगे। अनुप्रयोग भी बहुत बड़ा नहीं है। अनुप्रयोग का वर्णन, अनुप्रयोग और लाभ, एप्लीकेशन इसका कैसे करेंगे, लाभ लगभग एक ही बात है यहां पर, और जोखिम और चुनौतियों को बताना है। अब पहला प्रश्न उठता है इसमें कि एजेंटिक एआई है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसके अंदर हम जानते हैं कि एक हम एआई की बात करते हैं, एक हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, एक हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, और अब यहां पर हम एजेंटिंग एआई की बात कर रहे हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है कि मशीनों में सीखने का गुण सम्मिलित करना, मशीनों के अंदर सीखने का गुण आना। मशीन सीख करके और अपने गुण, सीखने का गुण आ जाए। गुण आने का मतलब क्या है कि अपने अनुभवों से वह सीखे और अपने में सुधार करें। वैसे एआई तकनीकी तो आप पढ़े कि इसका विकास 4 चरण में माना गया है, जिसमें भी हम 3 चरण का विकास कर चुके हैं। 3 चरण का विकास कर चुके हैं, जिसमें पहला चरण है कि भाई सीमित क्षेत्र वाले के लिए हम प्रयोग करेंगे। दूसरा कम जो मानव ब्रेन के तरह से है। अभी हम तीसरा कर रहे हैं कि जिसमें हम कह रहे हैं कि मानव सदृश है, न्यूरल जो नेटवर्क पर काम कर रहा है। और चौथा जो हम कर रहे हैं कि भाई आत्मविवेचन, सेल्फ कॉन्शियस वाला करेंगे। तो एजेंटिक एआई क्या है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज्यादातर अभी तक जो आप करते हैं टेक्स्ट के रूप में आप उसको कमांड देते हैं, और जो कमांड देते हैं जिसको आप जनरेटिव एआई बोलते हैं, जनरेटिव एआई में करते क्या है कि आप उसको कमांड देते हैं किसी चीज का, और कमांड के अनुसार वह आपको उसका जवाब देता है। लेकिन ये जो एजेंटिंग एआई है, एक ऐसा जिसमें मानवीय हस्तक्षेप एकदम बिल्कुल कम होगा, यह स्वयं से अपनी योजनाएं बना सकता है, उस योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है, उस पर निर्णय ले सकता है, उसकी कमियों को पहचान करके पुनः सुधार कर सकता है। एक तरह से एजेंटिंग एआई जो है वह केवल नहीं है, उसमें आपको सुधार भी बताएगा, वह आपको एक प्रोजेक्ट देगा,
आप कहेंगे कि भाई ऐसे कोई प्रोजेक्ट हमको दीजिए, मानवीय हस्तक्षेप एकदम कम होगा, वो प्रोजेक्ट देगा। प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताएगा, प्रोजेक्ट में आने वाली कमियों के सुधार को बताएगा, उसकी प्लानिंग कैसे उसको लागू किया जाए इसको भी बताएगा। मतलब ज्यादातर इसमें क्या होगा कि सारे वो कार्य जो मानव करता है लगभग वैसे कार्य करने वाला है। मतलब क्या है, सिर्फ कमांड नहीं देना, इसको आपने कहा कि भाई कोई प्रोजेक्ट बनाए, ये प्रोजेक्ट बनाएगा भी, उस पर काम भी करेगा, उसकी कमियों को पहचानेगा, उसमें सुधार करेगा। ये सारे अगर इस सिस्टम में आए तो ऐसे को हम कहेंगे एजेंटिंग एआई। क्लियर बात है कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मानव हस्तक्षेप जिसमें न्यूनतम हो, जो कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, प्रोजेक्ट को लागू कर सकता है, प्रोजेक्ट में का निगरानी कर सकता है, उसके क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को ठीक कर सकता है, ये सारे काम कर ले। फिर मानव क्या करेगा, आने वाला भविष्य कहा गया। ये सब एजेंटिक एआई वगैरह का जो भविष्य है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आप जो कहा जा रहा कि रोबोटिक्स वगैरह में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये एक तरह से जो रोबोटिक्स को लेकर चिंताएं हैं कि रोबोट युद्ध में उतर सकता है, जैसे अमेरिका वगैरह के ऊपर, चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने सेना तैयार कर लिया रोबोट्स का, उसमें इसी एआई का होगा। आज कैप्टन सारे निर्णय लेता है, भाई सैनिक हैं जिसको आप कहते हैं कि एक झुंड रोबोटिक्स के में आप पढ़ते हैं कि स्वार्म रोबोटिक्स, झुंड रोबोटिक्स, तो झुंड रोबोटिक्स में इस तरह की तकनीक प्रयोग में आ सकती है। वैसे हम ऐसे भी सार्थक कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि उसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भाई कि हमने कहा कि या केवल उत्तर नहीं देगा, आपका योजना बनाएगा, निर्णय लेगा, चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए इसको देखेगा, उसकी कमियां क्या क्या है उसको सुधार करने का तकनीकी बताएगा, सारा कुछ इसके अंदर आएगा। यहां पे बता सकते हैं इसके कारक, इसके अनुप्रयोगों का, कार्यप्रणाली को समझाइए। तो कार्यप्रणाली यही हो गया, इसका अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इसका अनुप्रयोग क्या करेंगे, कोई प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए करेंगे, कोई रणनीति बनाने के लिए करेंगे, इसका लाभ क्या होगा। इसमें लाभ, अगर लाभ की बात करें तो इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं, पहले लाभ की बात करने के लाभ भी बात पूछा कार्यप्रणाली और इसके अनुप्रयोग कार्यप्रणाली का यहाँ पर। ठीक है, इसके लाभ की बात करिए तो यहाँ पर इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इसके लाभ में इसमें स्वचालित होगा, स्वनियंत्रित होगा, मानवीय हस्तक्षेप एकदम नहीं होगा। तो ये सब इसके लाभ के अंदर आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, लाभ लेगा, ये निर्णय ले सकता है, कार्यवाही कर सकता है, सुधार कर सकता है, व्यक्तिगत सेवा दे सकता है, इसमें ये सारे इसके लाभ। तो लाभ में क्या हुआ कि भाई इसमें मानवीय हस्तक्षेप एकदम कम हुआ, ये स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, स्वयं योजना बनाने में, केवल ये आपके जवाब नहीं देगा, उत्तर नहीं देगा कि प्रश्न करिए उत्तर देगा, ये खुद योजना बनाएगा, खुद योजना में सुधार भी कर लेगा, खुद ही योजना को लागू कैसे किया जाए ये भी कर लेगा। तो ये कई स्तर पर आपको सहायता करेगा, व्यक्तिगत सेवाएं भी प्रदान कर सकता है अपने आप, बिना आदेश के खुद ही ये काम करेगा। तो ये इसके लाभ। अब कह रहा कि एजेंटिक एआई प्रणाली संबंध लाभ की बात हो गई। इसके जोखिम और चुनौतियां क्या है, इतनी बात समझ गए कि एजेंटिक एआई कहते किसको है, इसके लाभ क्या है। हमने कहा स्वचालित है, स्वनियंत्रित है, योजना बना सकता है, योजना को लागू कर सकता है, योजना में कमियों को ठीक कर सकता है, व्यक्तिगत सेवाएं देने में काफी अच्छा होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर लेगा। ठीक है, बेहतर रूप से काम कर पाएगा। अब इसके लाभ तो हो गए, जोखिम क्या। जोखिम इसमें जो सबसे बड़ा है कि अगर इतना काम वो कर सकता है तो मानव के लिए तो हानिकारक भी हो सकता है, मानव के विरुद्ध भी कोई भी इसका उपयोग किया जा सकता है। रोबोटिक्स वगैरह के माध्यम से मानव के विरुद्ध में इसका प्रयोग किया जा सकता है, मानव के लिए मतलब खतरा हो सकता है। एक तो यहां पे बात आई। दूसरा कहा गया है कि इसमें जो इसके जो प्रोजेक्ट बनाएगा, क्योंकि एआई भी क्या करता है, डेटा के एल्गोरिदम पर चलता है, डेटा को तो लेता ही कहीं न कहीं से, तो ये कोई बायस्ड डेटा को ले सकता है, तो गलत प्रकार के निर्णय ले सकता है। जैसे हमने कहा कि मानव के लिए खतरा हो सकता है, मानव के लिए खतरा हो सकता है, के लिए खतरा हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि भाई यहां पे गलत निर्णय ले सकता है, गलत निर्णय ले सकता है कि नहीं, यहां पे गलत निर्णय ले सकता है। इसका जो एल्गोरिदम है इसमें क्या होगा कि भारत जैसे देश में जहां डिजिटल डिवाइड है,
या दुनिया के अंदर अभी भी बहुत सारे देशों में डिजिटल डिवाइड है। कुछ लोगों का उपयोग, कुछ लोग आईसीटी वगैरह का प्रयोग, कंप्यूटर एआई का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, उनके ज्यादा डेटा है तो एल्गोरिथम पर चलता है, तो उसमें गलत डेटा का उपयोग करके यहाँ पे कर सकता है। इससे गोपनीयता भी भंग हो सकती है, गोपनीयता भी इससे भंग हो सकती है, गोपनीयता के लिए भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई साइबर सुरक्षा के लिए भी एक समस्या हो सकता है, साइबर सुरक्षा। वैसे एआई के समक्ष सबसे बड़ी जो इस समय चुनौती है वो जवाबदेही की है। दुनिया में एक बड़ी समस्या आ गई है कि भाई इसके द्वारा कोई भी दुर्घटना होने पर, कोई समस्या होने पर इसकी जवाबदेही कौन होगा? वो कंपनी जिसने बनाया है, जो प्रयोग कर रहा है, किसको जवाबदेही पे रखा जाए? तो मानव के लिए खतरा हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इससे रोजगार तो एक मुद्दा है ही, वो तो पूरा हर जगह रहेगा, तो रोजगार एक मुद्दा है ही। इसके अलावा जवाबदेही भी हो गया, साइबर सुरक्षा की बात हो गई, ये सारे मुद्दे इसमें आएंगे, ये सारे मुद्दे इसमें आएंगे। तो मानव के लिए गलत निर्णय, अच्छा गलत निर्णय का मतलब पक्षपात भी इसको कह सकते हैं, पक्षपातपूर्ण निर्णय, गोपनीयता भंग हो सकती है, साइबर सुरक्षा के लिए जवाबदेही, रोजगार जैसी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। ये यहाँ पे आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा रिसीव कह रहा है, डेटा एंड कंटेक्स्ट को लेगा, ऑब्जर्व अडॉप्ट करेगा, मेमोरी, ये सारी जो एक्ट है इसके लिए यहाँ पे उसको न जा करके हम लोग ये मेन मुद्दे पर रहे। तो हमने एजेंटिक एआई कैसे है इसको बताएंगे, इसकी कार्यप्रणाली को समझाएंगे, इसके अनुप्रयोग कैसे होते हैं इसको समझाएंगे, एजेंटिक एक पढ़ाई के संबंध जो लाभ है उसको बताएंगे, उसकी चुनौतियां बताएंगे और उसकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए 250 शब्द में। लास्ट में कंक्लूजन में हमको बताना होगा कि एजेंटिक एआई का ही एक बेहतर तकनीक है जिसका सकारात्मक प्रयोग करके साथ में साइबर सुरक्षा, गोपनीयता और मानव खतरा और पक्षपात जैसे मुद्दों को ध्यान में रख करके इसका उपयोग एक बेहतर साबित हो सकता है, या उन क्षेत्रों में बेहतर साबित हो सकता है जहां पर मानव की जगह पर इसका हम उपयोग कर रहे हैं, मानव के लिए की जगह पर इसका उपयोग कर रहे हैं, बेहतर रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। वह क्षेत्र जहां पर मतलब एजेंटिक एआई बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए या बहुत सारे कार्यान्वयन के लिए कई सारी रणनीतियां तैयार करने में मानव के लिए मदद होता है। मतलब सहअस्तित्व के रूप में इसको लेना पड़ेगा, सहअस्तित्व के रूप में, सिम्बियोलिज्म के रूप में इसको आगे बढ़ाना होगा। हाँ, इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसके कंसर्न है, कंसर्न को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर बात है ना? तो ये जो 4 प्रश्न थे इसको हमने पूर्णतः डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। सभी लोग जो है जो परीक्षा दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, जो देने वाले हैं, सभी के लिए उपयोगी है, सभी लोग इसको समझिएगा। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।